अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका मामलात पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि उनको ईरानी तजावीज़ मिल गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी जंग का ख़तरा मौजूद है। लेकिन अगर ये भी कहा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरानी क़यादत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन अगर हम सदर ट्रंप के हालिया बयानात का जायज़ा लें तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सदर ट्रंप खुद कितने कन्फ्यूज़ हैं। जब उनको हालिया तौर पर ईरान की जानिब से जो नई तजावीज़ हैं वो पेश की गई, उनकी जानिब से कहा गया वो मुतमईन नहीं है। अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन नई तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। फिर कांग्रेस को जो लेटर लिखा गया उसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ दुश्मनी ख़त्म हुई, जंग ख़त्म होती है, 60 रोज़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जंग का ख़तरा मौजूद है। अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इबहाम का शिकार हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ते हैं उसी पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ईरान अमरीका कशीदगी की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में मौजूद हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं। उस मामले पर बात करेंगे किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म की जानिब से हाउसिंग स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई है जिसके तहत हर पाकिस्तानी अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकता है। 1 करोड़ तक कर्जे दिए जा रहे हैं, वो भी आसान शराइत पर। क्या शराइत हैं और कितना सूद देना पड़ेगा, इस सारे मामले पर हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान की जानिब से जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं, अमेरिका को भेजी गई हैं, क्या अमेरिका के लिए वो काबिल कबूल होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से जंगी धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अमेरिका इसराइल लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग भी साथ ही साथ कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका से जदीद जंगी तैयारे ख़रीदने के मनसूबे की मंजूरी दे दी है और मुआहदे के तहत F-35 और F-15 तैयारों के 2 नए स्क्वाड्रन बनेंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद मलिक साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एजाज़ महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के जंगी जहाज़ों को तबाह किया, अमेरिका के अरबों डॉलर का नुकसान हुआ ईरान की वजह से, और इसी तरह से ईरान ने इसराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो कुछ जंगी तैयारे जो हैं इसराइल अमेरिका से लेने जा रहा है जिसमें F-35 F-15 तैयारों के कुछ नए मुआहदे भी हो रहे हैं। इस पर बताइएगा, क्या कोई नई मिलिट्री प्लानिंग हो रही है लॉन्ग टर्म में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस जंग का जो एक हमेशा से एक इंतहाई सेंसिटिव पहलू ये रहा है कि इज़राइल का जो कि इस जंग को शुरू करने वाला और अमेरिका को इस जंग में लाने वाला मुल्क है, उसका डायरेक्ट मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये नॉर्मली अज्यूम ये किया जाता है कि अमेरिका इज़राइल के बिहाफ पे ये मुज़ाकरात कर रहा है और अमेरिका इज़राइल का इंटरेस्ट जो इस खिते में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो उसको केटर करने के लिए और उसका ख्याल रखने का कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयानात में भी सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का इजहार किया। और डेफिनेटली इज़राइल का जो इस जंग में नुकसान हुआ, अगरचे तैयारों का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ये 2 तैयारे के जो स्क्वाड्रन जिनकी आप बात कर रही हैं, 35 और F-15 का नया वर्जन जो है, ये और ज़्यादा तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट की एडिशनल इज़राइल एयरफोर्स के पास स्ट्राइक और इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी आ जाएगी। इसका डायरेक्टली कोई इमीडिएट टर्म्स में तो शायद कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास अभी एयरफोर्स उस तरह से नहीं है कि जहां पर हम एयर पार टू एयर पार जो है कंपैरिजन या कंपटीशन या जंग की सूरत में कॉम्बैट की हम बात करें। लेकिन अभी भी जो मौजूदा एसेट्स हैं इज़राइल के, वो ईरान पर अगर वो कोई और हमला करना चाहें तो उसके फायर पार, उसकी मिथैलिटी और जाहिर के साथ अमेरिकन पार भी होगी, तो वो तो अभी भी बगैर इन तैयारों के शामिल किए हुए भी। लेकिन मलिक साहब कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि एक बल्कि रिपोर्ट्स भी कुछ इस तरह की आई हैं कि ईरान इसराइल जंग में जब इसराइल पे हमले किए ईरान ने तो F-35 की पूरी फ्लीट एक तबाह हो गई थी।
जो कमोबेश 40 तैयारों पर मुश्तमिल थी। क्या वाकई ये हकीकत है? देखिए, इसका कोई क्रेडिबल जो है सोर्स या इसकी रिपोर्टिंग नहीं है। और जैसा कि आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि इजराइल का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन उसके बारे में रिपोर्टिंग इसलिए नहीं हो सकी कि इजराइल ने बहुत स्ट्रिक्ट मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ। तो इसमें कितने तैयारे तबाह हुए और उसकी कितनी तैयारे रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हैं और कितने जो है वो एज अ न्यू एडिशनल फोर्स आ रहे हैं, इसका तयन करना या इसके बारे में कोई एस्टिमेटेड गैस देना शायद इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं उसमें ईरान वर्सेस इजराइल आप देखें तो इजराइल के पास हर वक्त रेडिली अमेरिकन फोर्स भी मौजूद है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। आइंदा जब भी कोई अटैक होगा तो उसमें इजराइल ने इंडिपेंडेंटली तो नहीं स्ट्राइक करना, तो इसलिए ये तैयारे अपने वक्त पे अपनी टाइमलाइंस के साथ वो इंडक्ट होंगे। तो ये शायद मिड टू लॉन्ग टर्म में, अच्छा मलिक साहब, सालों में उनके लिए इफेक्टिव होंगे। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब जो ये कहा है कि मुझे ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पेश कर दी गई हैं, जल्द ही जायज़ा लूँगा, तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या जो अमेरिकी क़यादत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल। देखें, ईरान ने अपनी जो प्रपोजल्स भेजी हैं पाकिस्तान के थ्रू, उसमें अगरचे वो तमाम की एलिमेंट्स शामिल हैं या वो तमाम तस्फिया तलब मामलात उसमें शामिल हैं, लेकिन इस बार उनको प्रेजेंट करने के लिए ईरान ने थोड़ा फ्लेक्सिबल तरीकाकार प्रपोज किया है, जिसमें प्री कंडीशंस पे ज़्यादा जोर नहीं है और इन तमाम इक़दामात से वो जो तासुर मिलता था कि पहले जो शराइत थी वो शायद पब्लिक डोमेन में अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि उनका मतलब सरीहन ये वो होता कि अमेरिका ये जंग हारने के बाद ईरान की प्री डिटरमिन्ड डिमांड्स के ऊपर मुज़ाकरात की मेज़ पे जा रहा है। तो अब ये तासुर मिलेगा अगर ये प्रपोजल्स कबूल हो जाती हैं कि दोनों फरीक एजाज महमूद मलिक साहब फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। अच्छा एजाज महमूद मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कितने इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से जो कहा जा रहा है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं इन तजावीज़ को देखूंगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर जंग का ख़तरा भी मौजूद है, जंग हो सकती है ईरान के साथ। कितने इम्कानात हैं कि ये मुज़ाकरात जो है 9 निकात पर मबनी 14 निकात पर मबनी जो ईरान की जानिब से दिए गए हैं वाशिंगटन में, इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो ईरान दिखा रहा है, लेकिन जंगी तैयारियाँ भी की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से। लेकिन तैयारियां तो उनकी हमा वक्त रहती हैं जी, हर वक्त हैं तैयारियां, और ये जिन तैयारियों का या जो पोस्टरिंग हो रही है मीडिया में, ये प्योरली पब्लिक डोमेन में है। उसका जो है उनको अपनी कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बगैर अनाउंस किए हुए भी अभी भी इस पोजीशन में हैं कि वो जंग दोबारा जारी जो है उसको शुरू कर लें। लेकिन मेरा अपना अभी तक यही ख्याल है कि पॉजिटिविटी है दोनों इतराफ से, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि इन मुज़ाकरात की वजह से उनको एक अच्छी जो है एग्जिट विंडो मिल रही है, जिसमें कम से कम वो अपने मिड टर्म इलेक्शन और उसके कुछ अर्सा बाद तक के जो मामलात हैं उसके लिए उनको एक ब्रीदर मिल जाएगा। बाकी जंग की ऑप्शन तो हमेशा रहती है। लेकिन सर डेटरेंस प्लस डिप्लोमेसी कैसे एक साथ काम कर सकती है? ज़ाहिर एक तरफ मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ जंगी तैयारियां, जंगी धमकियां जिस तरह सदर ट्रंप दे रहे हैं, ये किस तरह से दोनों साथ में काम करेंगी? चीज़ें एतमाद का फुकदान होगा जाहिर है। आइडियली तो देखें ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि ईरान को भी इस चीज़ का पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत सारे जो बयानात हैं
वो सिर्फ अपने पब्लिक ऑडियंस के लिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी मुज़ाकरात का अमल जो है उसको सस्पेंड नहीं किया या उसको ख़त्म करने का कभी नहीं उन्होंने कहा। हमेशा बैकडोर जो है कॉन्टैक्ट्स और पाकिस्तान के थ्रू दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन इनफॉर्मली वो चल रही है। मलिक साहब गुजारिश ये है कि अब थोड़ी सी बात F-16 की भी कर दें। अमरीकी फ़ज़ाइया ने F-16 सिस्टम की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए $488 मिलियन का ठेका दे दिया है। इस मुआहदे में शामिल ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। F-16 की अपग्रेडेशन से पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को कितना बूस्ट मिलेगा, इस पे आपकी क्या राय है सर? हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे पास दो तरह के दो वर्जन के F-16 हैं। एक वो जो 80 की दिहाई में हमें इनिशियल पैकेज में मिला, जिसमें A और B मॉडल्स थे, और एक फिर 9/11 के बाद जब हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिकन कोलिशन में थे, तो उस वक्त हमें ब्लॉक 52s मिले। हमने इस दौरान जो पहला बैच था उसकी अपग्रेडेशन या मिड लाइफ अपग्रेडेशन हम करवा चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि एयर फ्रेम, इंजन और बाकी चीज़ों के अलावा जो चीज़ जल्दी से किसी कैपेबिलिटी को आगे ले जाती है वो ऑन बोर्ड एवियोनिक्स होती हैं, और वो सारी जुड़ी होती हैं जो एयरबोर्न रेडार है। वो एयरक्राफ्ट की जो है देखने की सलाहियत, उसको लॉन्गर रेंजेस पे अपने वेपन्स एम्प्लॉय करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। तो ये अपग्रेडेशन बेसिकली उन एवियोनिक्स की है, प्रीडोमिनेंटली रेडार सिस्टम्स की है। तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है। अब इसमें सिर्फ देखने वाली बात ये है कि वो जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है तकरीबन $500 मिलियन का, वो उनकी कैपेसिटी एट वन टाइम कितने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की है, और इस सीक्वेंसिंग में पाकिस्तान की बारी या पाकिस्तान के पास जो इन्वेंट्री है वो उस में कैसे जो है टाइमलाइंस में फैक्टर इन होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चीन ने अपने 5th जनरेशन J-35 जंगी तैयारे फ़रोख्त के लिए तैयार कर ली हैं। आप ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को भी 40 ये जंगी तैयारे मिल रहे हैं, इन तैयारे जब ये तैयारे पाकिस्तान को मिल जाएंगे, इन तैयारों की ख़रीदारी के बाद आप क्या समझते हैं खित्ते में एयर बैलेंस कितना तब्दील होगा? क्या J-35 जो हैं F-35 की डोमिनेंस को ख़त्म कर देंगे? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले के जहाज़ हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि F-35 पहले से जो है ऑपरेशनल है अमेरिका और उसके एलाइज में, और J-35 एक रिसेंटली इंडक्टेड PLA एयरफोर्स का जहाज़ है। लेकिन आपको पता है कि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ दोनों अतराफ से अगर करीब भी हों, तो असल चीज़ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और उसके ऊपर ऑन बोर्ड जो एवियोनिक्स और जो उस पर वेपन्स होते हैं उनका बर वक्त और महारत के साथ इस्तेमाल जो है, असल फ़र्क उससे आता है। और जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने पिछली जंग में आज से 1 साल पहले, देखिए राफेल तैयारे जो थे वो अपनी साख और कैपेबिलिटी के एतबार से वो उतने ही अच्छे थे जिस तरह के हमारे जहाज़ हैं, और हमारे बहुत सारे जहाज़ों से जो हमारे पास सर आप कह लीजिए कि जो पहले से मौजूद जहाज़ हैं उनके लाइन कंपैरिजन किए जाएं तो राफेल उनमें से कई जहाज़ों से बेहतर जहाज नहीं। लेकिन मलिक साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, हमारा असली दुश्मन तो भारत है, इंडिया से ही हमें डर होता है, और इंडिया जो है उससे तो अभी तक J-17 नहीं भूल रहा। तो जब ये J-35 भी मिल गए और हमारी माशाल्लाह जिस तरह से प्रोफेशनल एयरफोर्स है उसने बारखा ये साबित किया है, तो आप नहीं समझते कि फिर ताकत का तवाज़न पाकिस्तान के पलड़े में भारी होगा?
देखिए, एयरफोर्स के मामले में नंबर्स हमेशा उनके पास ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास हमेशा बेहतर रही है या उतनी ही अच्छी रही है। अगर कभी दरमियान में कुछ अरसे के लिए उनको कोई एडवांटेज हुआ भी है तो हम लोगों ने उस गैप को हमेशा अपनी बेहतर एम्प्लॉयमेंट, बेहतर ट्रेनिंग से पूरा किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी पाक फ़िज़ाइया ने अपनी कौम को मायूस नहीं किया। और अब अगर हमारे पास एक सुपीरियर सिस्टम आता है तो जाहिर है एक अरसे के लिए हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी और वो भी अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि वो भी ऐसी इंडक्शंस करें कि वो अगर क्वालिटी में नहीं तो नंबर्स में वो 5th जनरेशन या उसके करीब के जहाज़ मज़ीद इंडक्ट करेंगे। बिल्कुल सर, कुछ इंडक्शंस तो हो रही हैं और जो अभी हालिया सिनेरियो है उसके बाद हमने देखा है कि हर मुल्क चाहता है कि वो दिफाई लिहाज से मजबूत तरीन बन जाए। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान की जंग में चीन और रूस जो हैं वो अमरीकी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि अमरीका की जो कारकर्दगी रही है या जो सामने आई है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक सुपर पावर जो है उसको वो ईरान के मिसाइल ख़त्म नहीं कर सकी, फिर ड्रोन्स हमले नहीं रोक सकी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं अमेरिका पर। इस बारे में बताइएगा कि क्या वजूहात रही कि अमेरिका की जो फ़ौजी क़यादत है या अमेरिका की जो फ़ज़ाई ताकत थी वो उस तरह से काम नहीं की इस ईरान अमेरिका वॉर में? देखिए, अमेरिका के पास डेफिनेटली इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और वेल इक्विप्ड एयरफोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी तरह उनकी नेवी भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। लेकिन वो सारा कुछ होने के बावजूद वो उसको उस तरह से एम्प्लॉय नहीं कर पाए क्योंकि इस जंग की वो इन्वायरमेंट नहीं थी। आप देखिए कि उन्होंने अगर नेवल एसेट्स अपने डिप्लॉय किए तो वो अभी तक कोई ऐसा खातिर कामयाबी नहीं हासिल कर सके। यानी उन्होंने एक ब्लॉकेड के बाहर अपना हुर्मुज़ पे एक और ब्लॉकेड लगा दी, लेकिन क्या वो आज तक जंग के दौरान या उसके बाद क्या वो अपना हुर्मुज़ में उसको खुलवाने में तो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफिक उसकी लोकेशन है और वहाँ पे जो नेचुरली जो ईरान को एडवांटेजेस हैं वो आप असलहा बढ़ाने से या अपने नेवल एसेट्स की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करने से आप वो अचीव नहीं करते। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से अभी फरमा रहे थे, अगर हम ईरान और अमेरिका की हालिया जंग का मुआवजा करें तो तमाम तर कुव्वत और ताकत और टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरानी जज्बा जो था हमें वो जो है अगर देखें तो उसकी कामयाबी नज़र आई है, टेक्नोलॉजी की हार नज़र आई है। तो अगर हम इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुआवजा करते हैं तो जो जज्बा ईमानी हमारे यहाँ एयरफोर्स में या मुसल्लह अफवाज में है उनके पास तो नहीं है, तो उस जज्बे के साथ भी जब दोबारा मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि हमारे पास 17 थंडर भी होगा, J-35 भी होगा, ये सारे जहाज़ होंगे, J-10C भी होगा, तो चाहे अगले दूसरी तरफ मिराज हो या जो भी हो, क्या आपने समझते कि फिर हमारी एयरफोर्स जो है इंशाल्लाह वक्त आने पे ज़रूरत पड़ने पे पहले से भी ज़्यादा मजबूत, चाकोबंद और प्रोफेशनल नज़र आएगी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपनी मौजूदा इन्वेंट्री के साथ पिछले साल उनको इतनी बड़ी शिकस्त दे सकते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट हो तो जाहिर है वो तो बिल्कुल एक, ये तो 2+2 वाली बिल्कुल एक बात है ना। लेकिन मैं आपके सवाल से मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँ कि मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा या होना चाहिए वो ये है कि जब हमारी कन्वेंशनल डोमेन में हमारी सुपीरियरिटी और अच्छी हो जाएगी तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि भारत को कोई मिस एडवेंचर फिर करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे, यानी अगर मौजूदा इन्वेंट्री के साथ उनको हारने का 100% इम्कान था जो हमने साबित कर दिया, तो अब अगर ये डिस्पैरिटी हो जाती है जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो
तो फिर ये उनके प्लानर्स के पार्ट पे या पॉलिटिकल लीडरशिप के पार्ट पे इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होगी कि वो जहाँ पे जो जंग हारने का उनका इम्कान 100% से बढ़ के 150% या 200% हो रहा हो फ्यूचर में, वो उस जंग को इनिशिएट क्यों करेंगे या क्यों करना चाहिए? ऐसा सोचने, ऐसा यानी दूसरे लफ्जों में वो ऐसा सोचने से भी ग्रेज करेंगे और दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे इस तरह का हमला करने की। ये देखिए, मैं अर्ज करूं जी, हम लोग तो जब से न्यूक्लियर हुए दोनों मुल्क, हम उस वक्त से ये कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क, और ये दुनिया में वाहिद सिनेरियो है, दुनिया के जितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनमें से कोई 2 मुल्क ऐसे नहीं हैं जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हों, जिनकी जो है ना आपस में इख्तलाफ हो, जिनके आपस में हल तलब, तस्फिया तलब जो है ना डिस्प्यूट्स भी हो। कुछ नई इंडक्शंस हो रही हैं जिससे जाहिर है पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मसबरा है और दुश्मन भी सोचेगा पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जंग के तनाजुर में खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका जंग से ना सिर्फ ईरान और अमेरिका मुतासिर हो रहे हैं बल्कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी क़याम पजीर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का शिकार नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है तेल, तिजारत और वर्कर्स जो हैं पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रोज़गार कमा रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है ये जानने के लिए हमने बात की है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस मौजू पर। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त का। जाहिर है अब ये एक रीजनल इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बन चुका है ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट जो है। इसमें क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं कितना मुतासिर किया है इस जंग ने पाकिस्तानियों को? जी, मदु करने पर मशकूर, और आपने बहुत ही कलीदी और अहमियत वाला ये पॉइंट उठाया है। और ये यकीनन हमारे जो खलीजी ममालिक में इस वक्त तकरीबन 35 लाख के करीब हमारे मुल्क के वहाँ मेहनत कश और बाकी तमाम अफराद वहाँ मौजूद हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जो रिमिटेंस भेजते हैं, हमारा उसमें काफ़ी बजट का मामला तय हो जाता है, हल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से आधी है और बाकी सारी की सारी हमारी कमी पूरी होती है इस रेमिटेंस से। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जाहिर है इतने सारे अफराद अचानक, आपको याद होगा जब गल्फ वार हुई थी तो उस वक्त हमारे सिर्फ कुवैत से जब लोग आए थे हम उनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो गया था, तो यकीनन ये दूसरी बात है। और तीसरी चीज ये है कि इस वार का पैसे ही असर शुरू हो गया है वहाँ, क्योंकि जो मईशत उनकी डाउन हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, जो उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है खलीजी ममालिक के, वो अभी, और जो उस कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है खलीजी ममालिक का के ऊपर बाकी जो इन्वेस्टर्स का, उसकी वजह से, और फिर एक तजब्जुब का आलम चल रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, कुछ डाउन स्केल हो रही हैं, वहाँ की अपने जो खलीजी ममालिक के आबादी है, जो वहाँ के कारोबारी लोग हैं, वो पैसा लगाने में इज्तनाब कर रहे हैं, जो इतलात मैं वसूल कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनन उनको तंगी तो होगी। अब ऐसी सूरत में ये, क्योंकि आपने एक ऐसा मौजूद शुरू कर दिया है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी जो ईरान और अमेरिका के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, और लोग सुनना चाहेंगे कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठेगा, उस पर मैं आ जाता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए, बहुत जरूरी है कि कंटीजेंसी प्लान बना लें। ठीक है, हम अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पाकिस्तान एक अच्छा मीडिएटर है। अभी जो कल पॉइंट्स दोबारा रिवाइज गए हैं ईरान की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज मैं अपनी टीम के साथ बैठ के मशवरा करता हूं। वो क्या मुश्किल है कि सारे पॉइंट्स कबूल किए जाएं, इस पे मैं अपना तजिया दे देता हूं थोड़ी देर में। लेकिन यह है कि इसमें इस वक्त जो हालात है उसमें हमें एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखना चाहिए। जो डॉक्टर साहब, बिल्कुल हुकूमत को जो ये प्लान है बना के रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर सर यूएई की अगर हम बात करें तो आप यूएई का ओवरऑल क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे,
उनको इस वक्त किन मसाइल का सामना है और क्या ये मसले आपको मुस्तकबिल करीब में हल होते नज़र आते हैं, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात भी हैं वो भी आपके सामने हैं। अरे देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है मसले हल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर आप देखें तो ये मसला इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हल होता नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि जो इस वक्त अलाइनमेंट है यूएई की, और वो बड़ी वाज़ेह है इस मामले में, बहुत क्लियर है वो अपने फॉरेन पॉलिसी में, वो उनकी अलाइनमेंट वही इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से इजराइल, अमेरिका एंड यूएई उनकी है। बाकी ममालिक के जो अपने अमेरिका के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पर कायम है वो एग्रीमेंट। ये और बात है कि उन एग्रीमेंट की वजह से उनको जहमत हुई या उन पर रहमत हुई इस जंग के दौरान, जितने उन पर आग और शोलों की बारिश हुई है, अमेरिका तो नहीं बचा सका। लेकिन बहरहाल उससे कता नजर अब बात हो रही है यूएई की, तो यूएई उस अलाइनमेंट में है, और जब तक वो उस अलाइनमेंट में रहेगा, देखिए हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से खराब तो नहीं है, हमारे सिर्फ इजराइल को हम शुरू से ही जाहिर है ना हमारे ने कभी इजराइल को तस्लीम किया, ना हमारी इवन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। तो हमारे लिए सिर्फ एक बड़ा मसला वो है जिसमें हमारे डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन यूएई के साथ जो हमारे पीपल टू पीपल रिलेशन है, हम इसको थोड़े से बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं रहेंगे कि आपके तमाम अफराद जो हैं बड़े कंफर्टेबली वहाँ काम करते रहें। ज़ाहिर है वीज़ा एक्सटेंशन होने में दुश्वारी होगी, एक तो माशी उनके हालात ऐसे हो गए हैं, दूसरे हमारी उनके साथ जो इस वक्त जितनी बामो उरूज पर कुर्बतें थीं, अब हकीकत पसंदाना तौर पर अगर देखा जाए तो बामो उरूज डॉक्टर जमील साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी हम यूएई की बात कर रहे थे, ओपेक से भी ज़ाहिर है यूएई निकल गया है, और अब ओपेक की जानिब से भी ऐलान किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं कि क्या पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा? ज़ाहिर है जब ज़्यादा तेल आएगा तो फिर पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी। बहुत कम फर्क आएगा, क्योंकि यूएई के वो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें 3.7 या 8 की इस वक्त इजाजत थी मिलियन पंप करने की ओपेक की तरफ से। कोटा फिक्स किया होता है ना ओपेक ने अपने तमाम मेंबर्स पर, तो पर ये कोटा था जब तक कि जबकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मुस्तहकम बढ़ा और कर लिया है और एक्सपेंड कर लिया है, तो हम 5 मिलियन तक बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम क्यों उनके आसरे पर हैं? हमें पैसों की जरूरत है, इस वक्त हमारा नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि 5 मिलियन तेल हम निकालें और बेचें ओपन मार्केट में। लेकिन अगर ओपेक पैदावार बढ़ा देगा, अगर सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि ओपेक का यूएई के बगैर इजलास, इसका आप क्या समझते हैं कि यूएई को अगर आप ओपेक से निकाल दें तो यूएई के बगैर ओपेक का मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं? क्या मजीद टूट होगी, क्योंकि और भी ममालिक हैं वो समझते हैं कि उनको उनके ज्यादा कैपेसिटी है ऑयल पंप करने की, और वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इस ऑयल पंप करके, जो उनको जिस कंट्री की जो जरूरत है। असल तो चीज है कि वो उस वक्त कैपिंग इसलिए की थी कि दुनिया में ओपेक को जब बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि दुनिया में ऑयल की प्राइस को कंट्रोल किया जाए 70s की दहाई में, और उसको कंट्रोल करके अपने मुनाफे पूरे लिए जाए, उतना ही तेल निकाला जाए कुओं से जितनी कि हम प्राइस को स्टेबल करके रख सकते हैं। अगर सारे अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक निकालना शुरू कर दें तो ऑयल की कीमत तो काफी गिर जाएगी, जाहिर है सस्ता हो जाएगा, मुनाफा उनका कम हो जाएगा इन ममालिक का, इसलिए वही कर रहे थे। लेकिन अब इसके जाने से के बाद यूएई ने जब ये इनिशिएटिव लिया है तो उसके बाद कुछ मुल्क संभल के बैठे हुए मजीद निकलने के लिए, ताकि वो अपने तौर पर और बेचे। अच्छा सर, यूएई में जो सोशल मीडिया के हवाले से और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के हवाले से नई कानून साजी की गई है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कंट्रोल करके रखें अपने तमाम जितने भी उनके अंदरूनी मामलात हैं ममालिक की, क्योंकि दुनिया का भरोसा इस सोशल मीडिया पर टूटता भी है और बनता भी है, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ उनको नुकसान हुआ है, टूट फूट हुई है, या जो असल हकीकत है अगर पूरी दुनिया को पता पड़ गया तो जो पैसे उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं दुनिया के इन्वेस्टमेंट को, तो निकालना शुरू कर देंगे। अब भी कुछ कदगने लगी हैं वहाँ कि आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते या कमोस्ट नहीं निकाल सकते, एक तरीके से नहीं निकाल सकते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तीसरी चीज ये है कि यूएई अपने बड़े कंट्रोल्ड वे में अपना इमेज बरकरार करके रखा हुआ है उसने, और उसने बड़े कंट्रोल में, देखिए 2800 के करीब उनको लगे हैं मिसाइल्स उन पे मारे गए हैं और ड्रोन मारे गए हैं, लेकिन आपने देखा कि उन तमाम वक्त में
उन्होंने यही तासुर दिया है कि हमारे मामलात सारे तकरीबन हमने नॉर्मल रखे हुए हैं। ये हकीकत है कि उन्होंने काफी उसको न्यूट्रलाइज भी किया है, एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, लेकिन जहां जहां स्ट्राइक हुए हैं बड़े खतरनाक किस्म के स्ट्राइक हुए हैं, बाकी ममालिक में भी हुए हैं। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स, बिल्कुल आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं। जाहिर है खलीज से पाकिस्तान आने वाली रेमिटेंसेस भी मुतासिर हो सकते सारे सिनेरियो में। ये भी बताइएगा कि दुनिया भर की तरह सऊदी अरब और खलीज ममालिक में भी कायम पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विसेज अगले ऐलान तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। आप ज़ाहिर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर रह चुके हैं, क्या समझते हैं, क्या इसकी बेसिक वजूहात आपको नज़र आती हैं? पूरी बाकी कौमें भी जो उसमें भगदड़ सी मच गई है, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, किसी ने नहीं बनवाया है, किसी का कुछ नाइकॉप है, वो तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ नाइकॉप का मसला कम, वहाँ पासपोर्ट का ज्यादा होता है। जब मैं भी वहाँ था तो नॉर्मल दिनों में भी 200-250 की लाइन लगी होती थी, और ऐसे हालात में तो हजारों की लाइन लग जाएगी एम्बेसी के बाहर, और नहीं चाहेगी एम्बेसी के लोग भगदड़ में वापस पाकिस्तान आना शुरू करें। थोड़ा जब तक तो ऊँट किसी करवट बैठे उस वक्त तक वहाँ वो देख लें, कुछ बर्दाश्त कर लें। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वतन अजीज से दूर हैं, उनको घबराहट तो होगी, लेकिन वो ये वजह हो सकती है कि उन्होंने वक्ती तौर पर सोचा हो कि एम्बेसी के दरवाजे पासपोर्ट के लिए बंद कर दिए जाएं, ताकि लोग तहम्मुल के साथ अभी कुछ देर के लिए इंतजार करें। और ये महसूस भी यही होता है कि ईरान और अमेरिका का मामला ये ज्यादा देर तक तबादल पकड़ नहीं सकता। दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती, अमेरिका मुतहम्मल नहीं हो सकता, ईरान मुतहम्मल नहीं हो सकता, और ये चाइना जाने से पहले ये मसला हल होता मुझे नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे सऊदी अरब में पैदा होने वाले रोजगार के नए मौका से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि आसान शराइत पर कर्जा दिया जाएगा, जिससे हर पाकिस्तानी अपना घर बनाने का ख्वाब जो है वो मुमकिन बना सकता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत भी जारी की हैं कि हाउसिंग कर्जा स्कीम का डिज़ाइन आइनी तकाज़ों से हम आहंग हो और इसमें सूद की शरह भी कम करने के हवाले से बात हो रही है। इस सारे मामले पर इमरान साहब आपसे जानते हैं, आपको क्या लगता है कितना सूद से पाक भी हो सकता है ये कर्जा, किस हद तक कर्जे मिल सकते हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर भी समझाइएगा, किस तरह से लोग इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए बात ये है ज़ैनब कि ये जो स्कीम है ना वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम, ये असल में ना वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। अगर थोड़ा सा जो लोग उनको जानते हैं तो देखें, जब वो वज़ीर आला मुख्तलिफ मौके पे रहे उस वक्त भी वो पंजाब में कुछ इस तरह की स्कीम जो है ना वो करते रहते थे कि किसी तरह से लोग जो है ना अपनी छत जो है उसको हासिल कर लें। अब भी उन्होंने ये काफ़ी महीने से इस पे काम हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसमें भी इस पे काम हो रहा था, मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज भी कर रही थी, और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये थी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसको वो अपना जो है ना इस तरह से साबित कर सके कि वाकई ही आवाम के लिए एक रिलीफ वाला प्रोग्राम है। तो ये वज़ीर आज़म अपना घर फाइनेंसिंग स्कीम जो है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का जो है वो किया गया है ऐलान, और इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मरले का घर बनाना है, आप उसके मुताबिक फिर 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए और फिर 25 लाख रुपए। अब इसमें यह है कि इस स्कीम की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि आपको ज़्यादा जगहों पे जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये है कि ये मामला इस तरह से हो कि 1 विंडो ऑपरेशन हो, आप अप्लाई करें और वहीं से आपके सारे मामला जो हैं वो हल हो जाएं। ये ना हो कि आपको मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़े। और फिर ये भी बात है कि इसमें वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 5 लाख जो घर है ना वो अगले 5 साल में बनने चाहिए, और पहले साल का हदफ जो है वो 50,000 घरों का रखा गया। तो इमरान साहब ठीक है, अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है कि स्कीम्स तो बनाई जाती हैं, फिर लॉन्ग टर्म में उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि भी फ़िलहाल 50,000 घरों का हदफ है, बाद में 5 लाख तक जाएगा। तो इसमें कितनी एश्योरिटी इस चीज़ की है कि इस हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा और लोगों को बआसानी ये कर्ज मिल जाएगा? हदफ 5 लाख है, 5 लाख 50,000 नहीं है, हदफ 5 लाख है, लेकिन पहले साल तो में 50,000 पहले साल में, क्योंकि अब हुकूमत ने अपने फंड्स भी तो देखने हैं ना। अब ये बताएंगे
अगर हुकूमत के पास पैसे ही नहीं होंगे तो देंगे कहाँ से। तो 50,000 लोगों को पहले साल में दिया जाएगा। और फिर आप एक चीज़ को सोचें कि अगर एक आदमी ने ये घर बनाना है और उसने सिर्फ 10% खुद देना है, बाकी 90% उसको बैंक ने देना है। अगर आप देखेंगे 45 लाख रुपए बैंक अगर आपको देगा, अगर आप 50 लाख में घर बना रहे हैं तो आपने तो 5 लाख ही देना है ना। और फिर ये आसान किस्तों पे इसको आपने अदा करना है। 20 साल में आपने जो बैंक से रकम लेनी है वो 20 साल में आपने वापस करनी है। इस पर सूद कितना होगा उस बारे में बताएं कि ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद सूद फ्री हो जाएगा, सूद देना ही नहीं पड़ेगा आपको इस कर्जे पर। की तो यही ख्वाहिश थी कि सूद से पाक ये कर्जा हो, बगैर सूद के ये हो। लेकिन मामला ये है कि मुल्क की जो मईशत है उसमें ये सूरत हाल इस तरह की है कि बिल्कुल बगैर सूद के बैंक जो हैं वो इस पे एग्री नहीं करते। तो फिर अब ये उन्होंने कहा कि अब जो स्टेट बैंक से भी इसको इन्वॉल्व किया गया कि जो कम से कम इस पे शरह सूद हो सके वो किया जाए। इसमें इस बात पे भी गौर किया गया कि रिबेट किस तरह से दे सकते हैं, इसमें हम आवाम को रिलीफ किस तरह से दे सकते हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये ज़ैनब कि ये मामला वज़ीर आज़म जो हैं उनका ख्याल है कि ये सिर्फ यही नहीं है कि बेघर अफराद को इससे घर मिलेगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि इससे मईशत जो है उसका पहिया भी चलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सनती जो सरगर्मी है उसमें भी इजाफा। जाहिर है जब तामीरात होंगी तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा इमरान साहब, सऊदी अरब को जो विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्कियों के लिए रोजगार के मौका फराहम करने जा रहा है, इस बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों को मुबारक हो इस बात पे कि सऊदी अरब में विजन 2030 है जो, उसमें बाकायदा पढ़ लिख के ये फैसला किया गया है कि जो वहाँ पे लोग चाहिए मुख्तलिफ शोबों में, मसलन कानकनी में, मादनियात में, तवानाई के शोबे में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक हो, सेहत, दिफाई सनत, सियाहत, यानी जितने भी शोबे वहाँ पे इसमें तरक्की के लिए उन्होंने रखे गए उन सब शोबों में वहाँ पे उन्हें अफरादी कुव्वत जो है वो चाहिए। और पाकिस्तान की जब सऊदी वली अहद हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने तय किया था और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये है कि 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मज़ीद जाएं ताकि वहाँ पे उनको रोज़गार मिल सके। अब अगर फौरी तौर पे 10 लाख लोग ना भी जा सकें तो 12 लाखों अफराद जो हैं उनके लिए सऊदीया में रोज़गार जो है वो खुलने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग जो यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, जो इनको काम करना आता है, जो मेहनती लोग हैं, और यहाँ उनके लिए अगर रोज़गार के वो मौके उस तरह से नहीं है तो वहाँ पे सऊदीया में जाके ना सिर्फ वो एक अच्छा रोज़गार कमाएंगे बल्कि मुल्क के लिए ज़र मुबादला जो है वो भी लाएंगे और उनके घर में भी खुशहाली आएगी और मुल्क में बिल्कुल। सऊदी अरब में हमारे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी काम कर भी रहे हैं अभी। इमरान साहब, पाकिस्तान जिस तरह से मुआशी लिहाज से भी आगे जा रहा है, सिफारती कामयाबी अभी हमारी पूरी दुनिया के सामने है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अब इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ देखते हैं? ज़ाहिर है उन्होंने काफ़ी एफर्ट भी की है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मुल्क की स्टेबिलिटी हो या इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज पोर्ट्रे करने की बात हो, तो उनका किरदार आपको कितना फ़ाल इस सारे सिनेरियो में नज़र आ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ना होते तो शायद वज़ीर आज़म ये इस तरह से अपनी कारकर्दगी ना कर सकते, ये आप देख। और अगर वज़ीर आज़म ना होते तो शायद फील्ड मार्शल इस तरह से ना कर सकते। ये जो 1 पेज है, असल में अब ये 1 पेज आपके सामने है, ये पाकिस्तान में एक बार फिर ये साबित हुआ है कि जो लोग ये बात करते थे कि बिल्कुल जो है पाकिस्तान में फ़ौज और सियासतदान जब मिल के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो आपको याद होगा माजी में इमरान खान साहब भी कई दफ़ा इस बात का खुद भी इज़हार कर चुके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लड़ाई होगी। तो लेकिन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि जब आप मिल के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा, अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। और आज पाकिस्तान इंटरनेशनली जिस मुकाम पे खड़ा है उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को, उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनत को किसी तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने साबित किया है कि अगर नेक नीति के साथ
कोई बंदा कोशिश करे, खलूस नीयत हो, मेहनत करे, तो अल्लाह ताला फिर खुद मदद करता है। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान रिकगनाइज़ हो रहा है और यकीनी तौर पर जब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर होते हैं तो मामलात बेहतर और मौसर तरीके से आगे बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को आगे जाके भी मज़ीद फ़ायदे हासिल होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।